चलिए देखेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 एज अमेंडेड बाय द स्पेसिफिक अमेंडमेंट एक्ट 2018. इट इज़ द एक्ट विच वॉज बेस्ड ऑन द जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइन. और जब ये अमेंडमेंट किया गया 2018 में, तो जो इसका बेस था उस बेस में थोड़ा चेंजेस करे गए, और उस चेंजेस में जो डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट थी उसको कहीं ना कहीं एक्सटेंड करा दिया गया. उसमें चेंजेस करे गए. जो जहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट थी उसको स्टैट्यूटरी बेस कर दिया. जहाँ पे प्रोविज़न में थे, जहाँ पे कोर्ट अपना डिस्क्रिशन पे उस चीज़ को डिसाइड कर सकती थी, वहाँ पे शाल प्रोविज़न डाल दिए गए. जिन शाल प्रोविज़न को स्टैट्यूटरी प्रोविज़न से कनेक्ट कर दिया गया कि जो चीज़ लिखी है एज इट इज़ उसको फॉलो किया जाएगा, और मिनिमाइज़ कर दिया डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट को इस 2018 के अमेंडमेंट के थ्रू, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. और इसके साथ देखते हैं कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्या कहता है. तो जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट होता है उसमें अगर हम देखें तो कॉन्ट्रैक्ट को मैंने लिया है, और यहाँ पे दो चीज़ों में डिवाइड करा है मैंने कॉन्ट्रैक्ट को. कॉन्ट्रैक्ट में पहला ब्रीच और दूसरा टू बी ब्रीच्ड. तो जो ब्रीच है उसके दो पार्ट हैं, कॉम्पनसेशन और डैमेजेस और स्पेसिफिक रिलीफ. और सेकंड पार्ट का टू बी ब्रीच में प्रिवेंटिव रिलीफ होता है, जिसमें इंजंक्शन और स्टे ऑर्डर्स वगैरह होते हैं, वो पार्ट होते हैं उसके. अब यहाँ पे स्पेसिफिक रिलीफ जो होता है वो कैसे काम करता है, और स्पेसिफिक रिलीफ क्यों आया, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है और क्या इसका स्कोप है, इसको देखने के लिए हम पहले डिटेल में इस चीज़ को जान लेते हैं कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है और उस ब्रीच के लिए जब डैमेजेस या कॉम्पनसेशन एक एडिक्वेट रिलीफ नहीं होते हैं, यानी उनकी भरपाई डैमेजेस और कॉम्पनसेशन यानी कि पैसे से तौला नहीं जा सकता हो, तो वहाँ पे कॉम्पनसेशन और डैमेजेस का जो एक सब्स्टिट्यूट दूसरा बनता है वो होता है स्पेसिफिक रिलीफ. यानी कहीं ना कहीं हमको उसी चीज़, यानी स्पेसिफिक मतलब कि जिस चीज़ से रिलेटेड हो, यानी कि अगर हमारी किसी प्रॉपर्टी के साथ फीलिंग या अटैचमेंट है उसके साथ, यानी कि जैसे हमारे दादाजी की प्रॉपर्टी है और उसको किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया, या उसमें किसी ने कब्जा कर लिया है, या उसमें उस चीज़ को गलत तरीके से यूज़ कर रहा है, तो वी आर नॉट अर्जिंग फॉर दी कॉम्पनसेशन और डैमेजेस, क्योंकि हमारी फीलिंग और अटैचमेंट जुड़ा हुआ है उसी प्रॉपर्टी से, तो हमें वही प्रॉपर्टी ही चाहिए. तो जब स्पेसिफिक रिलीफ की बात आती है तो हमारी कहीं ना कहीं जहाँ पे हम डैमेजेस और कॉम्पनसेशन से उस चीज़ को तौल नहीं सकते हैं, जहाँ पे वैल्यू मनी नहीं करता है, तो ये वर्ड आता है स्पेसिफिक रिलीफ. तो इस चीज़ को 1963 के एक्ट में उतारा गया. और स्पेसिफिक रिलीफ जो होता है उसमें तीन चीज़ें काम करती हैं, जिसमें डैमेजेस इज़ नॉट एन एडिक्वेट रेमेडी, जहाँ पे डैमेजेस जो है वो एडिक्वेट रेमेडी नहीं होते हैं, यानी कि उनको हम डैमेजेस से नहीं कंपेयर कर सकते. दूसरा डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि यहाँ पे स्पेसिफिक रिलीफ देनी चाहिए, यानी इस केस में ऐसा केस है जहाँ पे फीलिंग अटैचमेंट जुड़ा हुआ है, या कुछ ऐसी मामला है जो कि जिसकी भरपाई कॉम्पनसेशन और डैमेजेस से नहीं की जा सकती, तो उसको स्पेसिफिक रिलीफ के अंदर रखा जाएगा. तीसरे, ओनली फॉर इन्फोर्सिंग ए इंडिविजुअल सिविल राइट, यानी कि हम यहाँ पे जो कि कॉन्ट्रैक्ट में भी होता है, एक पार्ट होता है कि हम सिविल राइट्स की ही बात कर सकते हैं, तो यहाँ पे ओनली फॉर द इन्फोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट की बात करी जाएगी. अब यहाँ पे टोटल जो आउटकम निकल के आता है उसमें हम ये देखते हैं स्पेसिफिक रिलीफ का मतलब होता है एग्जैक्ट फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन. और ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का है, जिसमें जो 2018 का जो अमेंडमेंट किया गया था उसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव था उस अमेंडमेंट का, उसमें कहीं ना कहीं डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट को मिनिमाइज़ करना था, और जहाँ पे प्रोविज़न डिस्क्रिशन पे बेस्ड थे वहाँ वो स्टैट्यूटरी बेस्ड हो गए थे. तो अब हम देखते हैं कि इसमें मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है इसको. सेक्शन 5 to 35 इज़ टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक रिलीफ, एंड सेक्शन 36 to 42 इज़ टॉकिंग अबाउट प्रिवेंटिव रिलीफ. फर्दर मूविंग विद द सेक्शन 5, रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी. अब यहाँ पे स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है सेक्शन 5, जिसमें मैंने दो तरीके से इस चीज़ को डिवाइड किया है, एक तो टाइटल, दूसरा पोजीशन. यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं जहाँ पे अगर आपको किसी
इमूवेबल प्रॉपर्टी को वापस लेना है, यानी कि आपको उसकी रिकवरी करनी है, तो पहली बात, अगर आपका टाइटल है या आपको टाइटल यानी आपको ओनरशिप से हटा दिया गया है, यानी आपको डिस्पोजेस कर दिया गया है, तो आपके पास वक्त होता है 12 साल का कि आप अपने टाइटल को प्रूव करें, ओनरशिप को प्रूव करें। और अगर आपको डिस्पोजेस किया गया है तो आपके पास ये राइट होता है कि आप ये शो करें 12 साल के अंदर कि आप उस चीज़ के या उस प्रॉपर्टी के राइटफुल ओनर हैं। दूसरा पार्ट देखते हैं, पोजीशन। अब यहाँ पे पोजीशन वहाँ पे आता है जहाँ पे पर्सन के पास पोजीशन हो बट वो उस प्रॉपर्टी का ओनर ना हो, बट फिर भी उसके पास ये राइट होता है कि अगर उसको डिस्पोजेस कर दिया गया है बिना कोई नोटिस के या बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, तो वो अपने राइट के लिए, यानी कि उस प्रॉपर्टी को जिसका वो ओनर भी नहीं है बट सिर्फ पोजीशन था, इसके बिहाफ पे वो प्रॉपर्टी को रिकवर कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अगर किसी किराएदार को लैंडलॉर्ड ने बिना नोटिस करे उसके घर सामान को बाहर फेंक दिया और उसको निकाल देता है, तो बिना कोई नोटिस दिए, तो पोजीशन होल्डर यानी कि जो किराएदार था उसके पास ये राइट है कि वो अपने जो पोजीशन को वापस ले सकता है लैंडलॉर्ड से, और उसकी यह करने की अवधि जो होती है वो 6 महीने की होती है। अगर उसको घर से निकाला गया है या उसको उसका लीज़ कैंसिल कर दिया गया या मॉर्गेजी में होता है, ये 3 चीज़ें होती हैं, या टेनेंसी, लीजी और मॉर्गेजी के केस में, कि वो अगेंस्ट ओनर ये सूट फाइल कर सकता है और उसके पास 6 महीने का वक्त होता है कि उसको जिस प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस करा गया हो उसके लिए वो सूट फाइल करे। And also there is a exception where a suit cannot be filed against the government for the disposition against title ownership और possession। किसी भी तरीके का पोजीशन या टाइटल ओनरशिप है और उसको डिस्पोजेस किया जाता है थ्रू दी गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी सूट फाइल नहीं होगा, किसी भी तरीके का एक्शन नहीं लाया जा सकता है। और अगला केस देखते हैं जो कि सेक्शन 7 में हमको देखने को मिलता है, और सेक्शन 7 ये कहता है कि रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। अभी हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन 5 में रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में, और अब हम देखेंगे सेक्शन 7 में रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। तो इसके एसेंशियल देख लेते हैं। अ पर्सन इंटाइटल्ड टू अ पोजीशन ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे गौर देने वाली बात यह है कि यहाँ पे पर्सन लिखा हुआ है। अगर हम बात करें कि पोजीशन की, तो पोजीशन अगर हम लिख रहे हैं तो अगर हम सिंपली अगर ओनर लिख देते तो चीज़ें क्लियर हो जाती, बट यहाँ पे पर्सन लिखा गया है, इसका मतलब है द पर्सन हु इज़ होल्डिंग द पोजीशन इज़ नॉट एन ओनर। सो अ पर्सन कैन बी एनीवन, कोई भी हो सकता है वो, बट उसके पास पोजीशन है, तो इसका मतलब है कि उसके पास राइट है उस स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी को रिकवर करने के लिए। तो पहला एसेंशियल ये है कि अ पर्सन इंटाइटल्ड टू अ पोजीशन ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। दूसरा, मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैट अ पर्सन इज ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, बिकॉज हेयर पर्सन इज रिटन नॉट ओनर। सो सिंपली सेक्शन 7 says that any person who has possession at moment of time can recover the movable property। अब इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ए और बी और सी। ए एक चीज़ का ओनर है, उसकी बुक का, उसने बी को अपनी बुक दी, बी ने वो चीज़ सी को दे दी, उसके घर सी आया और वो लेके चला गया। तो यहाँ पे बी इज़ नॉट द रियल ओनर बट ही वॉज हैविंग द पोजीशन ऑफ दैट बुक विच वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए। ए उसका रियल ओनर था, बी उसका पोजीशन होल्डर था, सी उससे लेकर गया। तो किसके पास ये राइट रहेगा कि वो उस मूवेबल प्रॉपर्टी को यानी कि बुक को वापस ले, ए या बी? तो बी, ओनली बी हैज़ राइट टू टेक बैक हिज बुक फ्रॉम सी।